ठीक है, आप म्यूट कर दो, म्यूट कर दिया, ठीक है। कोई क्वेश्चन आता है तो अनम्यूट करके पूछेगा। अपन सेशन स्टार्ट करते हैं। अपने प्रोजेक्ट का नाम है अ कंप्रेसिव एनालिसिस ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर इन अर्बन एरिया। दैट मीन्स कि हम कंप्रेसिव एनालिसिस कर रहे हैं, एक कंपैरेटिवली एनालिसिस कर रहे हैं इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन को हम अर्बन एरिया में कैसे डिप्लॉयमेंट करवा सकते हैं। बिकॉज एज वी ऑल नो कि इन आने वाले फ्यूचर के अंदर ईवी व्हीकल्स का मार्केट बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। तो उस केस के अंदर जब मार्केट बढ़ रहा है तो फिर हमें डेफिनेटली उसके लिए चार्जिंग स्टेशन को भी डिप्लॉयमेंट बहुत ज्यादा कराने पड़ेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर हमें इस्टेब्लिश करना पड़ेगा। तो कैसे हम काम कर सकते हैं वो हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट, throughout the presentation we will cover 10 points where we will discuss about the introduction of the project, all the literature review papers I have read for this project. Then we will talk about the objectives of our project. Then what methodology we are using to make the project final, and the sensors, all the sensors and modules we used in our simulation model. Then the application, advantage, limitation and futuristic references. Now start करते हैं सबसे पहले introduction से. So introduction, the basic of solar panel sectors कि ओवरऑल इंडिया जो होता है वो 70% सोलर पावर जो हमारा हाउस होल्ड है वो हम लोग पावर कट ऑफ एवरीडे बेयर करते हैं। वो गांव हो सकता है, अर्बन एरिया भी बेयर करते हैं कई बार पावर कट ऑफ। तो ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारे पास एनर्जी कम है और पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। तो जब एनर्जी कम है तो हमें नॉन रिन्यूएबल और रिन्यूएबल रिसोर्सेज दोनों पे ही हमें स्टैंड लेना पड़ेगा। उस केस के अंदर नेशनल सोलर मिशन चला है एक, जिसमें रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज ने ये सब्सिडीज प्रोवाइड कराई कि जितने भी हमारे पास में पीवी सेल्स होंगे, सोलर प्लांट्स होंगे, उनके ऊपर सब्सिडी मिलेगी अगर आप इसको रेजिडेंशियल लोड पे इंप्लीमेंट करते हैं। तो इस कंसर्न के अंदर इस मिशन के अंदर टोटल 2022 तक जो प्लान है उनका वो है कि इंस्टॉल करेंगे 20 गीगावाट का पावर सप्लाईज। 20 गीगावाट मतलब 10 की पावर 12, 20 मल्टीप्लाई 10 की पावर 12 वाट पावर सप्लाई जनरेट करना चाहते हैं वो सोलर के थ्रू। देन आता है इस पूरे मिशन में जो सबसे बड़ा बैरियर है वो है इंस्टॉलेशन कॉस्ट, वन टाइम कॉस्ट। एंड वन टाइम कॉस्ट ही बहुत ज्यादा होती है। कॉस्ट ऑफ पीवी मॉड्यूल्स, लैंड सिक्योरिटीज एंड टेक्नोलॉजी बैरियर्स इज अ मेन रिस्ट्रिक्शन कि जो कॉस्ट हमारे यहाँ पे पड़ रही है पीवी सेल्स की वो बहुत ज्यादा हाई होती है। और जो एरिया वो कवर करता है, आज रियल एस्टेट की कॉस्ट बहुत ज्यादा है और उसमें भी अगर हम कई हेक्टेयर जमीन अगर सोलर पैनल्स के लिए यूज कर लेते हैं तो वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो इसी केस के लिए ये कुछ बैरियर्स है जिनको सॉर्ट आउट करने के लिए गवर्नमेंट कंटिन्यूसली ट्राई कर रही है। ओके, नेक्स्ट, the current cost of production of 12 kilowatt per hour is expected and expectation of 6 kilowatt per hour by 2020। मतलब क्या हो रहा है कि जो अभी हमारा प्रोडक्शन रेट है वो 12 किलोवाट 12 रुपीज पर किलोवाट के ऊपर आता है, उसको रिड्यूस करने की कोशिश कर रही है 6 रुपीज पर किलोवाट तक। Now, this is the literature review for our project. So, we have read 6 papers where we of different publication and different journals where we can say that। अब लिटरेचर रिव्यू कैसे समझाना है वो बताता हूं मैं आपको। आपको है ना ऑथर का नाम पढ़ना है और पीछे की लाइन पढ़नी है। लाइक जैसे in the 2018 author named of Harris states that the more increasing power will change the distribution system of complete renewable energy resources। That means कि जितने हम पावर स्टेशन, पावर जनरेशन इंट्रोड्यूस करेंगे, चार्जिंग स्टेशन हम जितने ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में लेके आएंगे उतना हमारा रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज के ऊपर डिपेंडेंसी बढ़ जाएगी।
क्योंकि बोथ ईवी एंड चार्जिंग स्टेशन आर इंटरकनेक्टेड एंड सोलर इज इंटरकनेक्टेड। अगर ईवी का सप्लाई मार्केट में बढ़ेगा तो हमें चार्जिंग स्टेशन भी बढ़ाने पड़ेंगे। नेक्स्ट, टोरेजिला ने 2016 के अंदर स्टेट किया था कि विद द इंक्रीज ऑफ पब्लिक अवेयरनेस ऑफ एनवायरमेंट प्रोटेक्शन स्ट्रेंथ कंटिन्यू गवर्नमेंट सपोर्टेड मोर एंड मोर होम यूजर हैव इंस्टॉल्ड द स्मॉल स्केल डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ, इन्होंने ये बताया था कि एक बड़े प्लांट का रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप एक बड़ा प्लांट यूज कर रहे हो तो उसमें एनर्जी ज्यादा लगती है, प्लस कॉस्ट ज्यादा आती है, और उन सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि हमें वहां पे लैंड का जो यूटिलिटी होती है वो कम हो जाती है। तो ऐसा ना करते हुए दे सजेस्टेड कि हमें यूज करना चाहिए टेरेस। लोकल रेजिडेंशियल लोग जो अपने घरों के ऊपर सोलर पैनल, स्मॉल स्केल्स के सोलर पैनल इंस्टॉल कर दें, और बहुत सारे स्मॉल स्केल्स के सोलर पैनल को इंस्टॉल करा के उनकी एनर्जी अगर हम ग्रिड के अंदर ट्रांसमिट कर दें तो अल्टीमेटली जो जनरेशन हमें चाहिए वो हमें मिल जाएगी। तो छोटे छोटे सोलर पैनल्स के इंस्टॉलेशन किए जाएंगे, छत पे लगाए जाएंगे, और जो एक्स्ट्रा की एनर्जी बनती है वो एमएससीबी को दे दी जाएगी, मतलब ग्रिड को दे दी जाएगी। देन आता है थर्ड ऑथर स्टेट्स दैट highly expected that future market will be high growth in the technology different type of the distribution generation। अब तक ऐसा हो रहा था कि जो ग्रोथ हो रही थी वो डीजल, न्यूक्लियर और पावर प्लांट्स की हो रही थी, बट अब जो हो रहा है वो रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज के ऊपर हो रहा है ग्रोथ। तो इनका जो मार्केट है वो बहुत ज्यादा हो रहा है, इसीलिए जो इनके शेयर्स थे वो 20% पर मंथ इंक्रीज हो रहे हैं। कॉस्ट ऑफ जो सोलर है वो 20 to 30% इंक्रीज हो रही है पर मंथ। तो रीजन भी है इनकी डिपेंडेंसी बहुत बढ़ रही है। आज हर जना प्रीफर कर रहा है रिन्यूएबल रिसोर्सेज को लेना, टू बिकॉज ऑफ द एनवायरनमेंट सेव भी होता है उससे, प्लस वो लॉन्ग टर्म के ऊपर कॉस्ट काफी एफिशिएंट देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 2020 का, उन्होंने स्टेट किया था नेक्स्ट ऑथर ने कि मोर ओवर द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम renewable energy resources integrate into a smart grid can be best choice of the future generation is smart network system work on the resources of breakdown in the modern information technology। हाँ, इन्होंने क्या था, इन्होंने ये स्टेट किया कि जो रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज होते हैं जिनके लिए अभी हम ये देख रहे हैं कि हमें हाउस होल्ड पे लगाना चाहिए, बट उनसे ऐसा प्रॉब्लम होगा कि छोटी छोटी कॉस्ट जो रहती है, आपको एरिया की यूटिलिटी तो मिल रही है बट जो इंस्टॉलेशन कॉस्ट होती है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो मतलब लोग सब्सिडी ज्यादा लेंगे। तो इन्होंने ये स्टेट किया कि आप हाउस होल्ड लोगों को मत दो, आप डायरेक्टली एक सेकंड होल्ड करना। हाँ, इन्होंने स्टेट किया था कि अगर हम घर जो हाउस होल्ड लोग हैं उनको अगर हम सोलर पैनल इंस्टॉलेशन करवा रहे हैं तो उस केस में क्या होगा कि यूटिलिटी तो मिल रही है आपको, एनर्जी जनरेशन हो रही है, तो जो कॉन्सेप्ट था कि छोटे छोटे घर से आप एनर्जी ज्यादा क्रिएट कर दोगे सबको सम अप करके, वो चीज बराबर थी। बट उसमें प्रॉब्लम ये है कि जो इंस्टॉलेशन कॉस्ट होती है वो बढ़ जाती है। तो इन्होंने ये प्रपोज किया कि इंस्टेड ऑफ हाउस होल्ड वी विल गो फॉर द इंडस्ट्रियल सोलर प्लांट्स। तो इंडस्ट्रीज के पास ऑलरेडी बहुत सारी छत, जो एरिया होता है छत का वो बहुत बड़ा होता है, खाली होता है, प्लस उसके ऊपर अगर आप इंस्टॉलेशन कराते हो तो जो आपका इंस्टॉलेशन कॉस्ट होता है उसमें काफी रिडम्पशन हो जाता है। तो वो एक बेनिफिशियल पार्ट होगा कॉस्ट रिड्यूस करने के लिए सोलर पैनल का। ठीक है, देन उसके बाद में आता है लास्ट आपका 2019 में सेकंड लास्ट ह्यूमैनिटी कंट्रीब्यूशन क्लाइमेट चेंज। इन्होंने ये बेसिकली एनवायरमेंटल कॉन्सेप्ट था कि सोलर रिक्वायर्ड है हमें, क्योंकि सोलर एनर्जी होती है, फ्री एनर्जी है वो पूरा डेफिनेटली, प्लस जो कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से एनवायरमेंट चेंज हो रहा है मोनोऑक्साइड की वजह से, वो नहीं होगा अगर हम उन सभी चीजों को कम कर देते हैं यूज करना। एंड लास्ट में 2020 स्ट्रेनजिक ने बिकॉज इट यूज द ओवरकम द डिपेंडेंस ऑन नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, जो अभी डिपेंडेंसी बनी है सबकी रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को,
ये कंप्लीटली उनको ओवरकम कर देगा। ठीक है, Okay. नाउ ऑब्जेक्टिव ऑफ आवर प्रोजेक्ट, फर्स्ट टू बिल्ड अ सिमुलिंग मॉडल ऑफ कंटेनिंग सोलर सिस्टम। हमें मैटलैब सिमुलिंग मॉडल एक क्रिएट करना पड़ेगा जिसमें सोलर सिस्टम जो होता है वो मिले हमें, प्लस इसके अंदर हमें सोलर पैनल जो होता है वो बेसिकली सनलाइट के ऊपर चलता है, बट यहाँ पे जो पीवी सेल्स होते हैं वो सोलर पैनल होते हैं, तो वो हमारे सनलाइट के ऊपर चलते हैं, बट सॉफ्टवेयर के अंदर सनलाइट नहीं आती है। इसीलिए हमें ऐसा कुछ सिस्टम तैयार करना पड़ेगा जो एज 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 सिमिलर एज रिप्रेजेंटेशन दे हमें सोलर का। सेकंड, टू बिल्ड मॉडल ऑफ कंटेनिंग इलेक्ट्रिकल सिस्टम ऑफ एसी ग्रिड, क्योंकि सोलर पैनल डिपेंडेंट नहीं हो सकती कभी भी, बिकॉज कई बार ऐसा हो सकता है कि 15 दिन तक धूप नहीं है, बारिश के टाइम पे धूप नहीं आए, तो वो एक प्रॉब्लम वाला काम रह सकता है। अगर आपका घर सिर्फ सोलर पे चलता है तो जब धूप नहीं आएगी तब आपके घर में कुछ इलेक्ट्रिसिटी नहीं आएगी, आप स्टोरेज भी कर सकते हैं, बट आप कुछ लिमिट टाइम तक ही स्टोरेज कर सकते हैं। ठीक है, तो वो एक प्रॉब्लम वाला काम है, इसलिए हमें एक ऐसा सिस्टम भी रेडी करना पड़ेगा जो सोलर के साथ कंबाइन होके एसी पे चले, तो ये बोथ सिस्टम साइमल्टेनियसली वर्क करेंगे। थर्ड, टू एनालाइज द पैरामीटर्स सच एज VI वोल्टेज करंट स्टडी लोड पावर एंड Q का मतलब होता है क्वालिटी फैक्टर, क्वालिटी क्या क्वालिटी है उसकी, ये तीनों ही हमें मेजर करने पड़ेंगे। ठीक है, और इन सब को मेजर करने के लिए जो कंट्रोलर हम यूज करेंगे वो कंट्रोलर रहेगा फजी कंट्रोलर। बेसिकली कोई भी सिस्टम हम बनाते हैं तो उसमें हमें कंट्रोलर यूज करना पड़ता है, और कंट्रोलर यहाँ पे हम फजी कंट्रोलर यूज करेंगे। ठीक है, नाउ मेथोडोलॉजी पे आते हैं। सो मेथोडोलॉजी में इट कंसिस्ट द इलेक्ट्रॉनिक सर्किट अलाउ द कलेक्ट मैक्सिमम पावर फ्रॉम पीवी मॉड्यूल अंडर द डिफरेंट कंडीशन। ये जो कॉन्सेप्ट है ये एमपीपीटी का कॉन्सेप्ट होता है, मैक्सिमम पावर ट्रैकिंग कॉन्सेप्ट, मैक्सिमम पावर ट्रैकिंग कॉन्सेप्ट। तो बेसिकली ये वाला सिस्टम देखिएगा, एमपीपीटी क्या होता है कि पावर बनती है, जैसे 8 बजे सुबह 8 बजे कम बन रही थी, 10 बजे कम बन रही थी, फिर 12 बजे ज्यादा बनी, तो 0 से लेके 0.6 तक जो वोल्टेज जनरेट हो रहा था वो 8 बजे जो हो रहा था उससे थोड़ा सा ज्यादा पावर जनरेट करा दी हमने 10 बजे, और उससे और ज्यादा जनरेट करा दिया हमने 12 बजे। तो करंट जो हमें मिलता है सिस्टम क्या करता है, कंटिन्यूसली ट्रैक करता रहता है, और जैसे ही उसको ये पता चलता है कि अब जो पावर है वो मैक्सिमम मिल रही है, तब वो आपका जो लोड होगा लोड को डिस्कनेक्ट कर देगा और सिर्फ बैटरी को पहले चार्ज कर देगा। ठीक है, तो एमपीपीटी कॉन्सेप्ट क्या होता है, मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग सिस्टम। जैसे ही सोलर पैनल से पावर मैक्सिमम जनरेट होने लग जाएगी वो उसको तुरंत वहां से पावर सप्लाई जनरेट करेगा और आपकी बैटरी को मैक्सिमम 80% तक चार्ज कर देगा। ठीक है, सो यहाँ पे जो ये सोलर एरे दिख रहा है और ये जो आर है ये आपका लोड है, रेजिस्टिव लोड हमने यूज किया है, प्लस इस ब्लॉक डायग्राम में हम समझ सकते हैं कि सोलर पैनल लगाया है हमने जो डीसी टू डीसी पावर कन्वर्टर पे जा रहा है। ठीक है, उसको बाद में कन्वर्ट कर दिया जा रहा है एसी में। तो ये जो एसी पावर सप्लाई जब कन्वर्ट हो जाएगी, ये एक्चुअली में डीसी नहीं, यहाँ पे एसी होना चाहिए था, डीसी टू एसी पावर कन्वर्टर। तो डीसी टू डीसी का मतलब क्या होता है, वो बूस्ट अप करता है, मतलब वोल्टेज थोड़ा अगर कम जनरेट होता है तो वो अपनी तरफ से ज्यादा वोल्टेज जनरेट करता है, और उसके बाद में उसको लोड पे डाल दिया जाता है, आपके अप्लायंसेस पे डाल दिया जाता है, जो कि कुछ भी हो सकता है, पंखा ट्यूबलाइट फ्रिज वगैरह उन पे डाल दिया जाता है। ठीक है, अब एमपीपीटी का काम क्या करता है, वोल्टेज और करंट को कंट्रोल करके रखता है, और वो आपको पावर सप्लाई को मॉनिटर करके रखता है। तो एमपीपीटी का फुल फॉर्म समझ में आ गया, मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग सिस्टम। जैसे ही पावर मैक्सिमम जनरेट होने लगेगी वो तुरंत फटाफट आपका जो बैटरी है उसको ज्यादा चार्ज करा देगा। ठीक है,
अब हमारा सिस्टम का ब्लॉक डायग्राम कैसा रहेगा? तो देखिए, हमने एक, क्योंकि हमने बताया था कि सोलर कभी अकेले नहीं चल सकता, जैसे हमने बताया था कि जो बैटरी होती है वो डायरेक्टली वर्क नहीं करती कभी भी हमारे सिस्टम के साथ, सोलर पैनल आप नहीं लगा सकते। उसके लिए आपको एक एसी इंजन, मतलब डीजल इंजन लगाना पड़ता है, या पेट्रोल लगाना पड़ता है, कुछ और लगाना पड़ता है एसी सेकेंडरी पावर सोर्स के लिए, कि कभी अगर सोलर पैनल काम नहीं करेगा तो इलेक्ट्रिसिटी फिर भी आएगी आएगी। इसके लिए डीजल इंजन हम देख रहे हैं, डीजल इंजन लगेगा और एक सोलर पावर लगेगा, दोनों ही कनेक्ट होंगे एक ही ट्रांसफार्मर से, और वो ट्रांसफार्मर का काम होगा लोड को पावर सप्लाई स्प्लिट करना। ठीक है, सो यहाँ पे ट्रांसफार्मर पे दोनों तरफ से पावर सप्लाई आएगी, और देन ट्रांसफार्मर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू लोड 1, लोड 2 और मल्टीपल लोड्स पे अपना पावर सप्लाई ट्रांसमिट करेगा। देन आता है स्टैंडलूम पीवी सिस्टम। क्या चीज होती है स्टैंडलूम पीवी सिस्टम? का मतलब होता है कि चार्ज कंट्रोलर। व्हाट चार्ज कंट्रोलर डू? पावर सप्लाई कई बार क्या होती है कि सेम तरीके की नहीं आ सकती, जैसे कि धूप आ रही है, तो मान लीजिए 12 बजे मॉर्निंग में, दिन में 12 बजे धूप जो आती है, जिसकी वजह से पावर सप्लाई जनरेट हो रही है 6 वाट। ठीक है, थोड़ी सी धूप तेज हो गई तो 6 वाट की जगह 6.2 वाट जनरेट होने लग गया। थोड़ी सी धूप कम हो गई तो अब 6 वाट की जगह 5.8 वाट जनरेट होने लग गया। तो जो कंटिन्यूसली वाट का कन्वर्जन चल रहा है ना, उस वजह से क्या हो रहा है, बैटरी पे इफेक्ट पड़ रहा है। यहाँ पे बैटरी जो है हमारी वो कंटिन्यूसली जुड़ी हुई है, तो बैटरी की लाइफ खराब हो जाएगी। जैसे कि हम बोलते हैं कि कभी भी आपका अगर मोबाइल चार्ज करना है तो या तो आप मोबाइल एक बार में चार्ज कर लो, ठीक है, या आप किस्तों किस्तों में अगर करोगे मोबाइल, मतलब 10-10 मिनट के लिए अगर मोबाइल चार्ज कर रहे हो आप, तो उस केस के अंदर क्या होगा आपको, हाँ, एक सेकंड रुको, अगर आप 15-15 मिनट में मोबाइल चार्ज कर रहे हो तो उस वजह से आपकी बैटरी जो होगी वो थोड़ा खराब हो जाएगी। एक सेकंड ना, तो उस केस के अंदर क्या होगा, बैटरी आपकी डैमेज हो जाएगी। वैसा ही पावर सोर्स पे भी फर्क पड़ता है। अगर सोलर पैनल में पावर सप्लाई फ्लक्चुएट करती रहेगी तो जो बैटरी यहाँ पे आपने लगाई ये डैमेज हो जाएगी। इसीलिए यहाँ पे एक चार्ज कंट्रोलर सर्किट लगाया जाता है। चार्ज कंट्रोलर सर्किट मेड अप ऑफ इंडक्टर, कैपेसिटर। ये क्या करते हैं, वोल्टेज जब ड्रॉप हो रहा होता है तो उसको धीरे, उस चार्ज को कंट्रोल कर देते हैं। मतलब अगर आप 12 वोल्टेज जनरेट कर रहे हो और सडन 5 मिनट बाद में एकदम बादल आ जाते हैं सामने इसके सूरज के, और अब जो वोल्टेज है वो 12 वोल्टेज जनरेट नहीं हो रहा, अब डायरेक्ट 6 वोल्टेज जनरेट हो रहा है। तो उस केस के अंदर वो डायरेक्ट 12 से 6 पे जंप नहीं मारेंगे, 12 से 11.9, 11.8, 11.7 ऐसे धीरे 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 करते करते जंप मारेंगे। तो उस केस में ये होगा कि वोल्टेज जो धीरे धीरे करके कम हो रहा है वहां से हम बच जाएंगे और आपका बैटरी डैमेज नहीं होगा। एक सेकंड होल्ड करना। हेलो, हाँ, तो चार्ज कंट्रोलर क्या करेगा, उसको चार्ज जो है वो धीरे 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 करके डिक्रीज करेगा, जिसकी वजह से आपकी बैटरी की लाइफ खराब नहीं होगी। तो इतने में हो ऐसा रहता है कि 12 से जब तक वो 6 पे आएगा, इतने में बादल वापस से हट जाएंगे और वो फिर 12 पे आ जाएगा। तो फ्लक्चुएशन एकदम से नहीं होता, बहुत स्मूथली चीज को फ्लक्चुएट होने देता है वो। तो ये चार्ज कंट्रोलर काम करता है पूरा। देन आते हैं सोलर पैनल कितने टाइप के होते हैं। तो सोलर पैनल का जो सिस्टम होते हैं वो 4 टाइप में डिवाइड किए गए हैं। फर्स्ट होता है ग्रिड कनेक्टेड पीवी, जो कि डायरेक्टली से कनेक्टेड होता है, मतलब वो एक तरह का पावर स्टेशन हो जाते हैं। सेकंड होता है ऑफ ग्रिड कनेक्टेड पीवी सिस्टम, जो बैटरी के थ्रू दिए जाते हैं, जैसे कि हमारे घर के अंदर होता है, घर के जो होते हैं वो ऑफ ग्रिड होते हैं। तो सोलर पैनल पहले बैटरी चार्ज करता है और बैटरी से आपका घर चलता है। ठीक है, देन होता है हाइब्रिड पीवी, जो दो एनर्जीज को आप कनेक्ट कर दोगे कोई भी। तो जो हमारा जो सिस्टम है वो काइंड ऑफ हाइब्रिड पीवी में आ रहा है, जिसके अंदर क्या होता है, आप दो एनर्जी को ऐड कर देते हो, आइदर यू मर्ज सोलर विद विंड और सोलर विद द डीजल, डीजल हाइब्रिड सिस्टम, हाइड्रो प्लांट, न्यूक्लियर प्लांट, किसी के साथ भी आप उनको मर्ज करके चलाएंगे। लास्ट होता है आपका पीवी बेस्ड यूटिलिटी, जो छोटे छोटे पार्ट होते हैं जो डायरेक्टली सोलर पैनल से ही रन करने लग जाएंगे, बीच में बैटरी नहीं रहेगी। तो जैसे कि सोलर लैंप होता है, तो सोलर लैंप डायरेक्टली सोलर पैनल लगाओ और आपका यूटिलिटी होने लगे, मतलब डायरेक्ट एप्लीकेशन रहेगी उसमें। तो ये जो पार्ट हो गए सारे डीसी पे रहेंगे, ये एसी पे नहीं रहेंगे यूटिलिटी सिस्टम। ठीक है, पीवी ग्रिड जो होंगे वो आपके लार्ज स्केल प्रोडक्शन के ऊपर होंगे विदाउट बैटरी। ओके,
देन उसके बाद में ऑफ ग्रिड पीवी सिस्टम जो होंगे वो रहेंगे सारे आपके बैटरी के साथ में, जैसे हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज पे लगाया और पंप के साथ में लगाया हमने। हाइब्रिड वाले जो रहेंगे वो विंड के साथ में रहेंगे, विंड लगाएंगे या पीवी को, फोटोवोल्टिक सेल्स को डीजल के साथ में कनेक्ट किया जाएगा। नाउ नेक्स्ट होता है मैटलैब सिमुलिंक। सो मैटलैब बेसिकली इट्स अ सॉफ्टवेयर जिसके अंदर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख सकते हैं किसी भी चीज का, हम कोई भी इलेक्ट्रिकल सिस्टम बना सकते हैं, हम कोई भी मैकेनिकल सिस्टम का कंट्रोल यूनिट डिजाइन कर सकते हैं, हम उसको एनालाइज कर सकते हैं। तो इसलिए हम लोग मैकेनिकल मैटलैब यूज करते हैं किसी भी सिस्टम को एनालाइज करने के लिए, ठीक है। सो मैटलैब के अंदर कोडिंग भी होती है, मैटलैब के अंदर ग्राफिक्स भी बनते हैं, मैटलैब के अंदर एनालाइजिंग रिपोर्ट भी आती है, प्लस मैटलैब के अंदर आप कोई भी इलेक्ट्रिकल सिस्टम बना के चेक कर सकते हैं। तो जो मैटलैब का पार्ट हम यूज कर रहे हैं वो है मैटलैब सिमुलिंक इम्प्लीमेंटेशन। अब इम्प्लीमेंटेशन के साथ जब आप मैटलैब सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं तो दिस इज द ब्लैंक विंडो जिसके ऊपर आपको सर्किट डिजाइन करना पड़ेगा। ये व्हाइट पोर्शन जो है यहाँ पे आपका सर्किट डिजाइन होगा, ऊपर जो है वो बेसिक यूटिलिटी फंक्शंस दे रखे हैं, ठीक है। कोई भी सिस्टम को लाइब्रेरीज अगर आपको लेनी है, उसमें कोई भी कंपोनेंट अगर यूज करना है तो उसके लिए आपको ये लाइब्रेरी बॉक्स को सेलेक्ट करना पड़ेगा इस जगह। एंड दिस इज द टाइमर बॉक्स कि कितनी देर तक उसको रन करा के देखना है, वो ये टाइमर आपको यहाँ पे सेट करना पड़ेगा। यहाँ जो रखोगे वो सेकंड्स में आएगा, सेकंड में। और ये आपका प्ले का बटन है, इस पर जब क्लिक करोगे तो सिस्टम प्ले हो जाएगा, मतलब रन करने लगेगा। नेक्स्ट, कोई भी सिस्टम जो लगा रहे हैं हम वो ट्रांसफर फंक्शन के ऊपर काम करता है। हर कंपोनेंट के पैरामीटर चेंज करने के लिए आपको उस कंपोनेंट पे डबल क्लिक करना होगा, और डबल क्लिक करते से ही हेलो, यस सर। हाँ, डबल क्लिक करते से ही वो कंपोनेंट्स के पैरामीटर्स ओपन हो जाएंगे, वहां पे वो पैरामीटर बदल दो, वो आपका काम कर देगा, ठीक है। देन नेक्स्ट आता है आपका स्कोप। स्कोप जो होता है वो ये स्कोप होता है, स्कोप मतलब यहाँ पे ग्राफ्स बनेंगे, ऐसा करके जो भी ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन होगा वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपका यहाँ बनेगा, ठीक है। नाउ दिस इज द प्रोजेक्ट मॉडल, इसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो ध्यान से पढ़ना ये क्या चीज है, ठीक है। ये आपका डीजल इंजन है, ये आपका डीजल इंजन है, कितनी एनर्जी जनरेट कर रहा है, 15 मेगावाट जनरेट कर रहा है। ये आपका सोलर इंजन है, सोलर फार्म है, कितनी एनर्जी जनरेट कर रहा है, 8 मेगावाट है। तो ये लिख लेना, डीजल से जनरेट होगी 15 मेगावाट, सोलर से जनरेट होगी 8 मेगावाट, ठीक है। दोनों जनरेट हो गए। बीच में मैंने बोला था ट्रांसफॉर्मर्स रहेंगे, तो ये आपके ट्रांसफॉर्मर हो गए, दोनों दोनों आपस में कनेक्टेड कर दिए इसने। डीजल भी ट्रांसफॉर्मर के साथ कनेक्ट हो गया, सोलर भी ट्रांसफॉर्मर के साथ कनेक्ट हो गया, और कनेक्ट होके लोड पे देना है, तो कनेक्ट होके लोड पे गया। पहला लोड क्या गया, रेजिडेंशियल लोड गया। लोड की यूनिट पूछेंगे कितनी हुई, तो क्या हुआ, 10 मेगावाट। लोड की यूनिट क्या है, 10 मेगावाट। और दूसरे लोड की यूनिट क्या है, 4 मेगावाट, 4 मेगावाट। ये सिस्टम क्या है, ये आपका चार्जिंग स्टेशन हो गए। यहां तक समझ में आया आपको? हाँ सर। अब मैंने बोला था कि चार्जिंग स्टेशन जो यूटिलिटी बनानी है आपको, वो किस पे बनानी है, सोलर पे बनानी है। तो देखो चार्जिंग स्टेशन के लिए लग रही है 4 मेगावाट, और सोलर कितनी जनरेट करके दे रहा है आपको, 8 मेगावाट। मतलब सोलर से आप चार्जिंग स्टेशन पे काम कर सकते हो, ठीक है। अब सोलर का कॉन्सेप्ट ऐसा है कि सोलर के लिए धूप चाहिए आपको, तो वो ये ब्लॉक करता है पूरा काम धूप का, पार्शल शेडिंग वगैरह पूरा काम धूप का करता है ये, ठीक है। ये पार्शल शेडिंग वगैरह है सारा धूप लाने का काम करेगा, तो मतलब रिप्रेजेंटेशन धूप की तरह देगा, मतलब करंट का जो वेरिएशन होता है वो वैसा चलाएगा पूरा। प्लस उसके अंदर ये जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है ये आपका है फजी कंट्रोलर। ये पोर्शन है आपका फजी कंट्रोलर। फजी कंट्रोलर क्या काम करता है, फजी कंट्रोलर
रिक्वायरमेंट के हिसाब से मेंबरशिप फंक्शन पे काम करता है, मतलब जैसे जैसे आप रूल्स डालोगे वैसे वैसे वो काम करेगा, ठीक है, फजी कंट्रोलर। देन इसके बाद आते हैं कुछ एक्स्ट्रा की चीजें, जैसे कि ये अर्थिंग का कंपोनेंट है, ये अर्थिंग का कंपोनेंट है, ये ग्राउंडिंग का कंपोनेंट है, ये वापस से अर्थिंग का कंपोनेंट दे रखा है आपने। कोई भी सिस्टम में हमें अर्थिंग लगानी पड़ती है, इसलिए सिस्टम जो चलेगी वो टाइम के हिसाब से चलना चाहिए, क्योंकि धूप जो आती है वो टाइम के हिसाब से आती है। तो जैसे मॉर्निंग में कम आएगी, फिर धीरे 12 बजे ज्यादा आएगी, फिर 2 बजे और ज्यादा आएगी, इसलिए क्लॉक टाइम लगा रखा है यहाँ पे। और ये आपका पूरा मेजरमेंट यूनिट है, ठीक है। यहाँ से आपको स्कोप दिखेंगे। इस ठीक है। देन एडवांटेज ऑफ अ सिस्टम, लो कॉस्ट सॉल्यूशन। ये जो सिस्टम बन रहा है ये लो कॉस्ट सॉल्यूशन बन रहा है। चार्जिंग स्टेशन के लिए आपको बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ट्रांसमिशन लाइन लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सोलर एनर्जी कहीं भी अवेलेबल है, सोलर सेल लगाओ, डायरेक्टली उसको इंप्लीमेंट कर दो। सिस्टम विल एनालाइज द एनर्जी डेवलपमेंट। इस तरीके के सिस्टम जो होंगे वो हमारे एनर्जी डेवलपमेंट के लिए एनालाइज रिपोर्ट क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। सेकेंडली इनकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी होती है, जो सॉफ्टवेयर है अपना मैटलैब, इसकी एक्यूरेसी अच्छी होती है। पर यहाँ पे कुछ लिमिटेशंस भी है। डिसएडवांटेज ये है कि इस सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने के लिए जगह बहुत ज्यादा चाहिए आपको, सोलर सेल। सेकंड, नीड रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ सिस्टम। सोलर सेल के ऊपर धूप पड़ के मिट्टी लग गई, पानी लगने से कीचड़ इकट्ठा हो गया, मिट्टी जम गई उस पर, तो उसकी एफिशिएंसी कम हो जाती है। तो उस केस में उसको मेंटेनेंस बहुत देना पड़ता है, रेगुलर क्लीनिंग होनी चाहिए उसमें। कुछ ना कुछ टूटता फूटता रहता, ग्लास से कुछ टूट गया तो वो सब चीजें हमें मेंटेन करनी पड़ती है। और वेटिंग टाइम जो रहेगा वो बहुत ज्यादा रहेगा। तो ईवी का प्रॉब्लम ये है कि ईवी को चार्ज करने के लिए ईवी को चार्ज करने के लिए बहुत ज्यादा टाइम लगता है, जो कि एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जिसपे हमें ओवरकम करना है अभी, ठीक है। वेटिंग पीरियड ऑफ ये हो गया हमारा ना एप्लीकेशन। इस तरीके के सिस्टम को हम दो ही जगह लगा सकते हैं। फर्स्ट, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन के लिए, और सेकंड, हाइब्रिड इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए। फ्यूचर स्कोप में ऐसा हो सकता है कि एनर्जी को हम एनालाइज कर ले कि कितनी एक्स्ट्रा बच रही है, और जितनी एक्स्ट्रा बच रही है उस एनर्जी को हम आने एमएससीबी के अंदर डायरेक्टली ट्रांसमिट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम कुछ स्मार्ट कंट्रोलर्स वगैरह लगा के ये डिटेक्ट कर ले कि आने वाले 2 दिन में कितनी धूप आएगी, और उस धूप की वजह से मेरे घर में जैसे सोलर पैनल लगा हुआ है, अगर मेरा घर बना है 10 मेगावाट पावर के लिए, ठीक है, 10 किलोवाट पावर के लिए मेरा घर बना है। और अगर मुझे ये पता है कि आने वाले 2 दिन में सुबह 9 बजे जो धूप होगी वो धूप हमको मान लो 7 बजे तक रह रही है, उससे मेरा घर 10 किलोवाट में 20 किलोवाट तक कंटिन्यूसली जनरेट कर पा रहा है। तो उस केस में मतलब कंटिन्यूसली 10 किलोवाट जनरेट कर पा रहा है, तो उस केस में जो एनर्जी एक्स्ट्रा बन रही है वो एनर्जी में एमएससीबी को दे सकता हूँ। तो हम वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम जो होता है उसको सोलर पैनल के साथ मिक्स कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, दिस मॉडल विल डिटरमाइन द डिफरेंस बिटवीन द वेरियस एनर्जी वेरियस लोड वर्किंग ऑन 2 प्रॉपर सप्लाई, ठीक है। 2 अलग अलग पावर सप्लाईज के ऊपर इस तरीके के सिस्टम काम कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स के ऊपर। रेफरेंसेस पढ़ते नहीं है, रेफरेंसेस के लिए बोला जाता है दीज आर द फ्यू रेफरेंसेस आई हैव यूज्ड टू डेवलप माय फाइनल ईयर प्रोजेक्ट कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो आपके 7 रेफरेंसेस है, तो आपको बोलना है दीज आर द 7 रेफरेंसेस आई हैव यूज्ड टू डेवलप माय फाइनल ईयर प्रोजेक्ट कॉन्सेप्ट।